पौथेर पांचाली भाग 7। पिछले भाग में आपने सुना एक बार का किस्सा, कैसे दुर्गा और अपू गढ़ पोखर में सिंघाड़े तोड़ने गए। बड़ी कोशिश करने पर भी दोनों सिंघाड़े न तोड़ पाए। तैरना दुर्गा को नहीं आता था और सिंघाड़े गहरे पानी में थे। बड़ी देर तक अलग अलग तरीके से कोशिश करने पर भी सिंघाड़े तो हाथ नहीं लगे, पर साथ में कहीं पड़ी हुई एक चमकदार गोल नुकीली सी चीज हाथ लगी। दुर्गा को लगा हीरा मिला है। उसने अप्पू को चुप रहने का इशारा किया और दोनों चुपचाप घर आ गए। सर्वजया और हरिहर भी नहीं पहचान पाए तो हरिहर उसे लेकर गांगुली बाड़ी में दिखाने गया। पता चला एक बिल्लौरी कांच का टुकड़ा था जिसे झाड़ फानूस के काम में लिया जाता था। अप्पू कभी माँ के मसाले छिपा छिपा कर तो कभी धूल भरी टाट में लुका छिपी खेलता तो सर्वजया भी साथ में मजे लेती। दुर्गा हमेशा की तरह गांव में कहीं से आम लेकर घर आई। हरिहर ने बताया कि दीक्षा लेने वाला परिवार अभी किसी और मसले में उलझा है, इसीलिए दीक्षा और वहां बसने की बात दोनों अधर में लटके हैं। आंधी तूफान में दुर्गा अप्पू को साथ ले आम बीनने निकल पड़ी। अब आगे कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीषा। धूल चारों तरफ भर गई थी। बड़े बड़े पेड़ों की डालें आंधी से टेढ़ी पड़ जाने के कारण पेड़ की चोटियां नंगी मालूम पड़ रही थीं। पेड़ों पर सन सन साएं साएं हवा चल रही थी। बाग में सूखी डालें, घास पत्ते, बांस के छिलके उड़ उड़ कर गिर रहे थे। बांस की सूखी पत्तियां अपने नुकीले हिस्सों को ऊपर की ओर रखकर आसमान में चढ़ रही थीं। कुकसिमा पेड़ की रोई की तरह परवाले सफेद सफेद फूल पता नहीं ढेर के ढेर कहाँ से उड़ कर आ रहे थे। हवा के मारे कान बहरे हो रहे हैं। सोनामुखी आम के पेड़ के नीचे पहुंचकर अप्पू ने बड़े उत्साह से चिल्ला चिल्ला कर छलांगे मारते हुए कहा, दीदी ये गिरा, एक उधर गिरा, एक इधर गिरा। वह जितना चिल्लाने लगा उसके अनुपात से आम बटोर नहीं सका। आंधी तेज होती जा रही थी। आंधी की आवाज में आम गिरने की आवाज अब सुनाई नहीं पड़ रही थी, और यदि सुनाई भी पड़ी तो यह पता नहीं लगता था कि आम किधर गिरा। दुर्गा इतनी देर में 8-9 आम बटोरे, पर अप्पू इतनी दौड़ धूप के बाद केवल 2 ही आम बटोर सका था। उन्हीं को वह खुशी के साथ दिखाते हुए बोला, देखो दीदी ये कितने बड़े हैं, फिर उधर एक गिरा, उस तरफ। इतने में भुवन मुखर्जी के घर के लड़के बच्चे रौला मचाते हुए आम बटोरने आ रहे हैं, यह सुनाई पड़ा। सत्तू ने चिल्लाकर कहा, दुर्गा दीदी और अप्पू आगे से बटोर रहे हैं। वह गिरोह सोनामुखी पेड़ के नीचे आ पहुंचा। सत्तू बोला, हमारे बाग में तुम आम बीनने क्यों आए हो? उस दिन माँ ने मना कर दिया था ना। देखूं तुमने कितने आम बटोरे हैं। बाद को उसने अपने गिरोह की ओर देखकर कहा, देखा टुन्नू, सोनामुखी के कितने आम बटोरे हैं। जाओ दुर्गा दीदी, हमारे बाग से चली जाओ, नहीं तो माँ से चलकर कह दूंगा। रानी बोली, इन्हें क्यों भगा रहे हो? वे भी बीने और हम लोग भी बीने। नहीं, हरगिज नहीं। जो वह यहाँ रहेगी तो सब आम उसी के पल्ले पड़ेंगे। फिर वह हमारे बाग में आने वाली होती कौन है? नहीं, जाओ दुर्गा दीदी, हम तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। और कोई मौका होता तो दुर्गा आसानी से हार नहीं मानती, पर उस दिन इन्हीं लोगों की शिकायत पर माँ से पिटी थी, इसीलिए उसने फिर से झगड़ा मोल लेने का साहस नहीं किया। इसीलिए बहुत आसानी से हार मानकर उसने कुछ मन मार कर कहा, अप्पू चल हम लोग चलें। बाद को एकाएक चेहरे पर बनावटी खुशी लाकर बोली, चल अप्पू, हम लोग उस जगह चले, यहाँ बीनने नहीं दिया तो सिंगटे से, समझा ना? वहां तो इनसे भी बड़े बड़े आम हैं, वहां खूब मजे से आम बीनेंगे, चल आ। उसने ऐसा दिखाया कि यहाँ रहने के कारण वह नुकसान ही उठा रही थी और चला जाना उसके हक में अच्छा ही हुआ। और फिर
वह पहले से अधिक उत्साह के साथ अप्पू के आगे आगे रांग चीता के घेरे में एक जगह सांस पाकर वहां से बाग के बाहर निकल गई। रानी बोली, क्यों भाई, उन्हें भगा क्यों दिया? सत्तू भैया, तुम बहुत डहा करते हो। बात यह है कि दुर्गा ने जो आत्मविश्वास दिखलाया था, रानी पर उसका बड़ा असर हुआ था। अप्पू यह नहीं समझा था कि इन बातों में क्या रहस्य है, इसीलिए वह बाग के घेरे के बाहर आकर पूछ बैठा, दीदी, बड़े बड़े आम कहाँ लगे हैं? क्या पुंटू के बाग में सलते खागी पलीता खोर आम के नीचे चलें? दुर्गा ने अभी तय नहीं किया था कि कहाँ चले, इसीलिए सोचते हुए बोली, चल गढ़ पोखर के किनारे बाग में चल, उधर सब बड़े बड़े पेड़ हैं, चल। गढ़ पोखर यहाँ से 15 मिनट एंडे बैंडे रास्ते में होकर न जाने कितने जंगल पार करके पहुंचा जा सकता है। वहां बहुत पुराने आम और कटहल के पेड़ थे, जिनके नीचे नीचे तरह तरह की जंगली कांटों की झाड़ियां जंगली चालता होने के कारण दुर्गम बना हुआ था। बस्ती तथा आबादी से दूर होने के कारण इन घने जंगलों में आम बीनने शायद ही कोई आता था। रस्सियों की तरह मोटी पुरानी गिलोय की लताएं पेड़ों पर लटकती दिखाई पड़ती थीं। इन बड़े बड़े पुराने पेड़ों की नीचे की कांटेदार घनी झाड़ियों में गिरे हुए आम ढूंढना टेढ़ी खीर तो है ही, साथ ही घने काले बादल घिरे होने तथा बाग के अंदर जंगली पेड़ों की बहुतायत होने के कारण अंधा घुप हो रहा था। कुछ अच्छी तरह सुझाई नहीं पड़ता था। फिर भी हटीली दुर्गा ने 8-10 आम ढूंढकर ही दम लिया। एकाएक वह बोल उठी, अरे अप्पू, पानी आ गया। साथ ही साथ आंधी कुछ नरम पड़ी, गीली मिट्टी की सोंधी गंध फैल गई और थोड़ी ही देर बाद पेड़ों के पत्तों पर तड़ तड़ के साथ मोटी मोटी बूंदें पड़ने लगी। चल, हम लोग उस पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं, यहां पानी से बचे रहेंगे। देखते देखते चारों तरफ धुंधला हो गया और मूसलाधार पानी पड़ने लगा। पानी की बूंदों से पेड़ के पत्ते फट फट कर गिरने लगे। ताजी गीली मिट्टी की गंध और भी जोर से आने लगी। आंधी कुछ नरम पड़ी थी, पर वह पहले से बढ़ गई। दुर्गा जिस पेड़ के नीचे खड़ी थी, यों शायद वहां पानी ना आता, पर पुरवैया की बौछारों से पेड़ के नीचे भर गया। घर से बहुत दूर इस तरह आंधी पानी का सामना हुआ, इसीलिए अप्पू डरकर बोला, दीदी, बड़े जोर का पानी है। दुर्गा ने उसे पास बुलाते हुए कहा, तू मेरे पास आ, कहकर उसे आंचल से ढककर बोली, पानी अभी बंद होता है, ये अच्छा ही हुआ कि पानी बरसा, हम लोग फिर सोनामुखी पेड़ के नीचे जाएंगे, ठीक है ना? दोनों चिल्लाकर कहने लगे, निबुर पोताय करम चा, हे बिष्टि घोरे जा, नींबू के पत्ते पर कम रख, हे वृष्टि तू ठहर जा। कड़ 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 विशाल जंगल के घने अंधेरे के सिर को जैसे इधर से उधर तक चीरकर एक पल के लिए चारों तरफ रोशनी हो गई। सामने के पेड़ की फुनगियों पर जंगली तोरई के गुच्छे झूल रहे थे। अप्पू डर के मारे बहन से चिपट कर बोला, ओ दीदी, डरता क्यों है? राम राम कहे, राम राम राम। नींबू के पत्ते पर कम रख, हे वृष्टि तू ठहर जा, नींबू के पत्ते पर कम रख, हे वृष्टि तू ठहर जा। बौछारों के मारे उनके बाल और कपड़े भीग चुके थे और उनसे टप टप पानी चू रहा था। इतने में बहुत जोर की पर दबी हुई गंभीर ध्वनि मालूम हुई, जैसे कोई एक विशाल रूल को आसमान के धातु के बने फर्श पर इधर से उधर खींचता फिर रहा हो। अप्पू ने शंकित स्वर में कहा, दीदी, वह फिर? डर की कोई बात नहीं है, डर काहे का? मेरी और पास आ जा, तेरे सिर का भीग कर बिल्कुल बुरा हाल हो रहा है। चारों तरफ मूसलाधार पानी पड़ने का इकरस झर झर शब्द हो रहा था और बीच बीच में आंधी का कोई झोंका आ जाता था तो पटापट मुंह पर थप्पड़ सा मारता चला जाता था। पेड़ की डालें और टहनियां एक दूसरे से टकरा रही थी। बादलों की गरज के कारण कानों के पर्दे फटे जाते थे। बार बार दुर्गा के मन में यह बात आती थी कि अभी अभी शायद सारा जंगल चराचर कर
उन पर औंधा गिर पड़े और उन्हें अपने नीचे दबा दे। अप्पू बोला, दीदी कहीं पानी न ठहरा तो? एकाएक रोशनी की लपलपाती हुई जीभ आंधी से क्षुब्ध अंधकार में आकाश को इस छोर से उस छोर तक खोलकर विद्रुप के विकट अट्टहास ध्वनित प्रतिध्वनित कर दौड़ गया। कड़कड़ कड़कड़ कड़कड़। साथ ही साथ बाग की चोटी में पानी की धुंध राशि को चीर फाड़ और उड़ाकर भैरवी प्रकृति की सनक की मंझधार में फंसे दो असहाय बालक बालिकाओं की आंखों को झुलसाकर तीखी नीली बिजली कौंध गई। अप्पू ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। दुर्गा का गला सूख गया था। उसने ऊपर देखना चाहा कि कहीं वज्र तो नहीं गिर रहा। पेड़ की पुरानी फुनगी पर जंगली तुरई के गुच्छे झूल रहे थे। उस बड़े लोहे के रूल को कोई जैसे फिर आसमान पर इधर उधर से घसीट कर ला रहा था। जाड़े के मारे अप्पू के दांतों से दांत बज रहे थे। दुर्गा ने उसे अपने और भी पास खींच लिया और अंतिम उपाय के रूप में बार बार जल्दी जल्दी आवृत्ति करने लगी। नींबू के पत्ते पर कम रख, हे वृष्टि तू ठहर जा। नींबू के पत्ते पर कम रख, हे वृष्टि तू ठहर जा। नींबू के पत्ते पर कम रख। डर के मारे उसका गला कांप रहा था। हे वृष्टि तू ठहर जा। संध्या होने में देर नहीं थी। आंधी पानी रुके कुछ समय हो गया है। सरजया बाहर के दरवाजे पर खड़ी थी। रास्ते में रुके हुए पानी में छप छप शब्द करती हुई राजकृष्ण पालित की लड़की आशालता पोखर घाट की ओर जा रही थी। सरजया ने पूछा, बेटी तुमने दुर्गा और अप्पू को तो नहीं देखा? आशालता बोली, नहीं चाची, वे कहीं गए हैं, कहकर खुश खुश बोली, कैसी जोर की बारिश हुई है कि मेंढकों के पौ 12 हो गए। वे दोनों आंधी के पहले आम बीनने जा रहे हैं यह कहकर चले थे, तब से नहीं लौटे। आंधी पानी भी ठहर गया, दिन भी ढल गया, फिर वे गए कहाँ? सरजया चिंतित होकर घर लौट गई। यह सोच रही थी कि क्या करे। इतने में पीछे का दरवाजा ढकेल कर सिर से पैर तक भीगी हुई दुर्गा एक पक्का नारियल हाथ में लेकर और पीछे पीछे अप्पू नारियल का बड़ा सा पत्ता घसीटते हुए घर में आए। सरजया जल्दी से लड़की लड़के के पास दौड़ आई और बोली, मेरा क्या होगा? भीग कर तुम दोनों का बुरा हाल हो रहा है। जब पानी पड़ रहा था तो कहाँ थे? लड़की को पास खींचते हुए सिर पर हाथ रखकर बोली, सिर बहुत भीग गया है। बात को खुशी के साथ बोली, दुर्गा नारियल कहाँ मिला? अप्पू और दुर्गा दोनों ने ही दबी जबान में कहा, माँ छुप छुप, संजली ताई बाग में जा रही है, अभी अभी गई हैं। उनके बाग के घेरे के किनारे जो नारियल का पेड़ है उसी के नीचे यह पड़ा था। हम भी निकले और संजली ताई साथ साथ ही बाग में गई। दुर्गा बोली, उन्होंने अप्पू को तो जरूर देखा है और मुझे भी शायद देखा है। बात को दबी जबान से पर बड़े उत्साह के साथ बोली, बिल्कुल पेड़ की जड़ में पड़ा था। पहले मुझे दिखाई नहीं पड़ा। सोनामुखी के नीचे आम है कि नहीं देखने के लिए गई तो देखा नारियल का पत्ता पड़ा है। मैंने अप्पू से कहा, अप्पू पत्ता ले ले, माँ को झाड़ू की तकलीफ है सो इससे झाड़ू बन जाएगी। इसके बाद ही कहकर हाथ में नारियल की और उद्भासित चेहरे से ताक कर कहा, अच्छा खासा बड़ा है ना? अप्पू ने खुशी के साथ हाथ हिलाकर कहा, बस मैं पत्ते को लेकर एकदम दौड़ गया। सरजया बोली, अच्छा सुंदर डबल नारियल है, बर्तन की जगह पर रख दे, मैं उस पर पानी का छींटा देकर ले लूंगी। अप्पू ने शिकायत के स्वर में कहा, माँ तुम कहा करती हो कि नारियल नहीं है, नारियल नहीं है, बड़े नहीं बन सकते, पर अब नारियल मिल गया, मेरे लिए बड़े बनाने पड़ेंगे। मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, बड़े जरूर चाहिए। बारिश के पानी से बच्चों के चेहरे बारिश से धोई हुई जूही की तरह सुंदर मालूम दे रहे थे। ठंडक के मारे उनके होंठ नीले पड़ गए थे। सिर के बाल भीग कर कानों से लिपट गए थे। सरजया बोली, आओ पहले कपड़े बदल दूं, पैर धोकर तब बरामदे पर आओ। थोड़ी देर बाद सरजया पानी लेने के लिए घर के हाथे में गई। अभी वह भुवन मुखर्जी के भीतर के दरवाजे की चौखट तक पहुंची ही थी कि सुनाई पड़ा कि संजली मालकिन चिल्लाकर
मकान को सिर पर उठा रही हैं। ढेर से रुपए देकर बाग लिया, कोई मुफ्त में नहीं मिला, पर इन फटीचरों के मारे किसी पेड़ की कोई चीज कभी घर में नहीं आती। वह छोकरी रात दिन बाग के पहरे पर रहती है, कोई चीज गिरी कि बस उनके घर पहुंची। वह रांड भी कोई कम थोड़ी ही है, सब उसी के इशारे पर होता है। मैंने सोचा कि पानी थमा है, जरा जाकर देखूं बाग का क्या हाल है। इतने में देखती हूं बड़ा सा नारियल लेकर नाक के सामने से सर पट निकल गई। हे भगवान, तुम ऐसी दुश्मनी कब सहोगे? उनका सत्यानाश हो जाए, उनकी खटोली उठे। मैं सांझ बेला यह कह रही हूं कि अब उन्हें नारियल खाना नसीब ना हो, अब उन्हें जल्दी ही सप्तपर्ण के नीचे जाना पड़े। सुनकर सर्वजया को जैसे काट मार गया। बच्चों के पानी से भीगे हुए नन्हे चेहरों की बात याद करके उसने सोचा कि कहीं उसकी गाली फल ना जाए। है तो बड़ी अजीब औरत, मुंह में जहर है, क्या किया जाए? यह बात सोचकर उसके सारे बदन में कपकपी सी आई और फिर देह बेसुध सी लगने लगी। वह चौखट से ही लौट आई। सेवड़े के जंगल में बांस की झाड़ियों के नीचे वर्षा रुकने के बाद संध्या समय जुगनू टिमटिमा रहे थे। उसके पैर में जैसे कोई शक्ति नहीं रह गई थी। वह डरते डरते पानी निकालने के लिए छोटी बाल्टी तथा घड़ा कमर पर दाब कर लौट आई। उसने लौटते वक्त सोचा, जो मैं नारियल लौटा दूं तो क्या गाली लगेगी? जिसकी चीज उसे फेर दी गई तो फिर गाली क्यों लगेगी? घर में पैर रखते ही उसने अपनी लड़की से कहा, दुर्गा, जाओ सत्तू के घर में नारियल दे आओ। अप्पू और दुर्गा अवाक होकर मां की तरफ देखने लगे। दुर्गा बोली, अभी? हाँ, अभी दे आओ, उनका पीछे का दरवाजा खुला है। जल्दी से जाओ, बोलना कि हमें पड़ा मिला था, अब ले लो। क्या अप्पू कुछ दूर तक मेरे साथ साथ नहीं चलेगा? माँ, बहुत अंधेरा हो रहा है। अप्पू, मेरे साथ चला चलना। बच्चों के चले जाने के बाद सर्वजया ने तुलसी के नीचे दिया देकर गले में आंचल डालकर प्रणाम करते हुए कहा, ठाकुर जी, यह तो तुम जानते हो कि उन्होंने दुश्मनी से नारियल नहीं लिया था। यह गाली उनको ना लगे। दुहाई ठाकुर जी, तुम उनकी उम्र बड़ी करो, तुम उनका मंगल करो, तुम उनकी रक्षा करो। दुहाई ठाकुर जी, दुहाई। गांव के प्रसन्न पंडित के घर पर एक बनिए की दुकान भी थी। दुकान की बगल में ही उनकी पाठशाला भी लगती थी। वेद के अलावा पाठशाला में शिक्षा देने के लिए कोई विशेष सामग्री नहीं थी, फिर भी इसी बेत पर अभिभावकों का विश्वास गुरुजी से रत्ती भर भी कम नहीं था। इसीलिए उन्होंने गुरुजी को यह छूट दे रखी थी कि लड़कों को लंगड़ा और काना बना देने के अतिरिक्त बाकी वे अपनी मर्जी से बेत का जितना चाहे प्रयोग कर सकते हैं। गुरुजी भी शिक्षक के रूप में अपनी कमी और साथ ही सामग्रियों की कमी की पूर्ति बेत से इस प्रकार लापरवाही के साथ करते थे कि छात्र लंगड़े और काने होने की दुर्घटना से बाल बाल बचते रहते थे। पूस के दिन थे। अप्पू रजाई ओढ़कर बिस्तरे पर पड़े पड़े धूप निकलने की प्रतीक्षा कर रहा था। इतने में माँ ने आकर पुकारा, अप्पू, जल्दी उठ, आज तुझे पाठशाला जाना है। तेरे लिए कैसी कैसी किताबें और स्लेट लाई गई है, देख। उठ, मुंह धो ले, वे तुझे अपने साथ पाठशाला में कर आएंगे। पाठशाला का नाम सुनकर अप्पू अभी अभी नींद में से जगी हुई आंखों से माँ के मुंह की ओर अविश्वास के साथ ताकने लगा। उसके मन में यह धारणा थी कि जो लड़के बुरे होते हैं, माँ की बात नहीं मानते, भाई बहनों से लड़ते रहते हैं, केवल उन्हीं को पाठशाला भेजा जाता है। वह तो ऐसा नहीं है, फिर उसे पाठशाला क्यों भेजा जाएगा? थोड़ी देर बाद सर्वजया फिर आकर बोली, अप्पू, उठ, मुंह धो ले, तेरे साथ लाई बांध दो, पाठशाला में बैठे बैठे खाना। उठ मेरे लाल। माँ के जवाब में उसने अविश्वास के साथ इतना ही कहा, आह। बात को माँ की तरफ ताककर जीभ निकालकर और आंखें मूंद कर वह अजीब चेहरा बनाए रहा। उसने उठने के कोई लक्षण नहीं दिखाए, पर इतने में पिताजी के आ जाने से अप्पू का हीला हवाला नहीं चला। उसे पाठशाला जाना पड़ा। माँ के प्रति अभिमान के मारे उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। खाना बांध कर देते समय बोला, मैं कभी घर नहीं लौटने का, कभी नहीं, देख लेना।
अरे राम राम, कहीं ऐसा कहा जाता है कि घर नहीं आऊंगा? बाद को उसकी ठुड्डी में हाथ लगाकर चूमते हुए बोली। विद्वान बनो, बुद्धिमान बनो, तब देखोगे कि कितनी बड़ी नौकरी करते हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अजी सुनो, गुरुजी से कह देना कि अप्पू से कुछ न कहें। पाठशाला में पहुंचाकर हरिहर ने कहा, छुट्टी होने पर मैं आकर तुझे घर ले जाऊंगा। अप्पू, गुरुजी की बात मानना और शरारत न करना। थोड़ी देर बाद अप्पू ने पीछे घूमकर देखा कि पिताजी मोड़ पर गायब हो गए। अथाह समुंदर का सामना था। वह बड़ी देर तक सिर नीचा किए बैठा रहा। बात को उसने डरते डरते सिर उठाया तो देखा कि गुरुजी दुकान की चबूतरी पर बैठकर तराजू से किसी को सेंधा नमक तोल कर दे रहे थे। कुछ बड़े लड़के अपनी अपनी चटाइयों पर बैठकर तरह तरह की आवाजें निकाल निकाल कर कुछ पढ़ रहे हैं और बड़े जोर से हाल झोल रहे हैं। उससे भी छोटा एक लड़का खंबे से उड़क कर ध्यान से लिखने वाले ताड़ के पत्ते को मुंह में डालकर चबा रहा था, और एक बड़ा लड़का जिसके गाल पर एक मसा था, दुकान की चबूतरी की ओर ध्यान से कुछ देख रहा था। उसके सामने दो लड़के बैठे हुए स्लेट पर एक नक्शा बनाकर कुछ कर रहे थे। एक चुपके से कह रहा था, ये लो, मैंने कदम बनाया, कहकर उसने स्लेट पर गुणा का निशान बना दिया। और दूसरा लड़का कह रहा था, ये लो, मैंने गोला बनाया, कहकर गोलाई का चिन्ह बना रहा था। साथ ही दोनों कनखी से तौलने के काम में व्यस्त गुरुजी को देख रहे थे। अप्पू अपने स्लेट में बड़े बड़े हरफों में हिज्जे लिख रहा था। यह कहा नहीं जा सकता था कि कितनी देर बाद गुरुजी ने एकाएक कहा, अबे फणिया, तू स्लेट पर यह सब क्या बना रहा है? सामने के उन दो लड़कों ने फौरन ही स्लेट ढक दी, पर गुरुजी की गिद्ध दृष्टि से पार पाना बहुत मुश्किल था। उन्होंने कहा, अरे सतवा, तू फणिया की स्लेट तोला। उनकी बात अभी मुंह से निकल नहीं पाई थी कि बड़े मस्से वाले लड़के ने झपट्टा मार कर स्लेट ले ली और उसे दुकान की चबूतरी पर हाजिर कर दिया। अच्छा, स्लेट पर यह सब हो रहा है? अरे सतवा, दोनों को कान पकड़कर इधर तो ले आ। जिस तरह बड़ा लड़का झपट्टा मारकर स्लेट ले गया और सामने के दो लड़के मुसीबत के मारे डरते डरते गुरुजी की तरफ जा रहे थे, उसे देखकर एकाएक अप्पू को बहुत हंसी आई। वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। थोड़ी देर हंसी रोक कर फिर एक बार खिलखिलाकर हंस पड़ा। उधर गुरुजी बोले, हंसता कौन है? ए लड़के, हंसता क्यों है? क्या यह कोई नाट्यशाला है? हैं? क्या यह कोई नाट्यशाला है? अप्पू यह नहीं समझ पाया कि नाट्यशाला किसे कहते हैं, पर डर के मारे उसका मुंह सूख गया। सतवा, इमली के नीचे से एक बड़ी सी ईंट ले आ, अच्छी खासी बड़ी हो। अप्पू डर के मारे सिकुड़ गया। उसका गला सूख गया। पर ईंट लाए जाने पर उसने देखा कि ईंट उसके लिए नहीं बल्कि उन दोनों लड़कों के लिए लाई गई है। कम उम्र होने के कारण या नए नए भर्ती होने के कारण गुरुजी ने इस बार उसे माफ कर दिया था। पाठशाला शाम को लगा करती थी। कुल मिलाकर 8-10 लड़के लड़कियां उसमें पढ़ते थे। सभी अपने घर से छोटी छोटी चटाइयां लाकर बैठते थे, पर अप्पू के घर में कोई चटाई नहीं थी, इसीलिए वह एक पुराने कालीन का आसन ले आता था। जिस कमरे में पाठशाला थी वहां कहीं घेरा या दीवार नहीं थी, चारों तरफ खुला था। लड़के कतार में बैठते थे। पाठशाला के चारों तरफ जंगल था और पीछे की तरफ गुरुजी के पिता के जमाने का बाग था। शाम की ताजी हवा, गर्म धूप, खट्टा नींबू, जंगली शरीफा और आम के नीचे लगे हुए अमरूद के पेड़ पाठशाला के कमरे के बांस के खंबे की सांस से दिखाई पड़ रहे थे। पास में कहीं किसी तरह कोई बस्ती नहीं थी, केवल बाग और जंगल। एक तरफ आने जाने का एक पतला रास्ता था। 8-10 लड़के लड़कियों में सभी बहुत हाल डोल कर तथा तरह तरह की आवाज बनाकर पाठ घोट रहे थे। बीच बीच में गुरुजी की चीख सुनाई पड़ती थी, अरे कैबला, उसकी स्लेट की तरफ क्या देख रहा है? कान उखाड़ कर हथेली पर रख दूंगा। और नटुआ, तू कितने दफे पोता भिगोएगा? जो अब तू पोता भिगोने उठा तो कचूमर निकाल दूंगा।
गुरुजी एक खंबे से उड़क कर ताड़ की चटाई पर विराजमान रहते थे। उनके बालों के तेल के कारण बांस के खंबे का उड़कने वाला हिस्सा तेलहा हो गया था। शाम के समय अक्सर गांव के दीनू पालित या राजू राय उनके साथ गपशप करने आते थे। अप्पू को पढ़ने लिखने के बनिस्बत यह गपशप कहीं अच्छी लगती थी। राजू राय यही सुनाया करते थे कि कैसे उन्होंने जवानी के दिनों व्यापारी वसती लक्ष्मी कहावत का अनुसरण करके अषाढ़ू की हाट में तंबाकू की दुकान खोली थी। अप्पू आश्चर्य के साथ उनकी आप बीती सुना करता था। कैसे राजू राय छोटी सी दुकान के आगे का पर्दा उठाकर छोटे दास से तंबाकू की कटिया कतरता था, फिर रात को नदी में जाता था, छोटी हंडिया में मछली का रसा और भात पकाकर खाता था। शायद बीच बीच में उन लोगों का वह महाभारत या पिताजी वाली दाशू राय की पांचाली मिट्टी के दिए के सामने बैठकर पढ़ा करता था। अप्पू यह सब कल्पना करता था। बाहर अंधेरे में वर्षा के दिनों में टप टप पानी पड़ रहा है, चारों तरफ सन्नाटा है। पिछवाड़े के गड्ढे में मेंढक टरटरा रहा है। कितना सुंदर है, वह बड़ा होकर तंबाकू की दुकान जरूर करेगा। यह गपशप उस दिन भावुकता कल्पना के सर्वोच्च स्तर पर तब उठती थी जब गांव के उस मोहल्ले के राजकृष्ण सान्याल आते थे। कोई भी बात हो, चाहे वह जितनी भी मामूली हो, उसे सहेज सवार कर कहने में उनकी प्रतिभा असाधारण थी। सान्याल महाशय को घुमक्कड़ी का मर्ज था। द्वारका, सावित्री पर्वत, चंद्रनाथ इन सब स्थानों को मंझा चुके थे। इनकी यात्रा अकेले करके वे खुश नहीं होते थे, इसीलिए वे हर बार सारे परिवार को ले जाते थे और खर्च से तबाह होकर लौट आते थे। वे बड़े मजे में अपनी चौपाल में नारियल पी रहे हैं। उस समय उन्हें ऐसा मालूम होता था कि वे बड़े घरघुस्सू पुराने ढंग के गवई गांव के खाते पीते गृहस्थ मात्र हैं। पिता के जमाने की चौपाल में जड़ जमा कर बैठे हैं। एकाएक एक दिन देखा गया कि उनके दरवाजे में ताला पड़ा हुआ है और घर में कोई नहीं है। पता लगा कि सान्याल महाशय सपरिवार विंध्याचल या चंद्रनाथ की यात्रा पर गए हैं। बहुत दिनों तक कोई खबर नहीं मिली। अचानक एक दिन फिर देखा गया कि दोपहर के समय 2 बैलगाड़ियां मचमचाती हुई चली आ रही हैं और उनमें सान्याल महाशय प्रवास से लौटे हैं। फिर वे मजूरों से घुटनों तक बढ़ी हुई बिच्छू बूटी और अर्जुन का जंगल कटवाने में लगे हुए हैं। एक मोटी सी लाठी हाथ में लेकर वे लंबी लंबी डागें भरते हुए पाठशाला में पधारते थे। प्रसन्न, कैसी तबीयत है? भाई खूब जाल फैलाकर बैठते हो। कितनी मक्खियां फंसी? पहाड़ा खोलते हुए अप्पू का चेहरा खिल जाता था। जहां सान्याल महाशय चटाई खींचकर बैठे, वह उस तरफ एक हाथ आगे बढ़कर उत्साह के साथ बैठता था। वह स्लेट और किताबें उठाकर एक तरफ रख देता था, मानो आज छुट्टी हो गई और पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं रही। साथ ही साथ उसकी बड़ी बड़ी उत्सुक आंखें कहानी के प्रत्येक शब्द को अकाल पीड़ित की भूख से निकलती जाती थी। कोठी वाले मैदान के रास्ते में जिस स्थान को अब नालता कुड़ी का जोड़ कहते हैं, वहां बहुत पहले गांव के मोती हजारा का भाई चंद्र हजारा जंगल में पेड़ काटने गया था। वर्षा के दिन थे। यहाँ वहां वर्षा के मारे मिट्टी खिसक गई थी। एकाएक चंद्र हजारा ने देखा कि एक जगह पर मिट्टी से गड़ी हुई पीतल की हंडिया मोहरों की तरह चमक रही थी। उसने उसी वक्त उसे खोद निकाला। घर में आकर देखा कि उस हंडिया में पुराने जमाने के रुपए थे। इन रुपयों को पाकर चंद्र बहुत दिनों तक गुलछर्रे उड़ाता रहा। यह सब सान्याल महाशय की आंखों देखी बातें थीं। कभी कभी रेल पर सैर की बात भी चल पड़ती थी। सावित्री पर्वत कहाँ है, उस पर चढ़ने में उनकी स्त्री कितनी परेशान हुई थी। नाभि गया में पिंडे देते समय पंडों के साथ कैसे हाथापाई की नौबत आई थी, इत्यादि इत्यादि। किसी स्थान पर कोई बहुत अच्छी मिठाई मिलती है जिसका नाम सान्याल महाशय ने पेड़ा बताया था। नाम सुनकर अप्पू को बड़ी हंसी आई थी। वह बड़ा होने पर पेड़ा जरूर खरीद कर खाएगा। और एक दिन सान्याल महाशय किसी और जगह की बात कर रहे थे। वहां पहले बहुत बड़ी बस्ती थी, पर अब यात्रियों को इमली के जंगल से होकर जाना पड़ता था। सान्याल महाशय बार बार कह रहे थे कि मैं
चौका मस्जिद देखने गया था, पर अप्पू पहले पहल यह नहीं समझ पाया कि यह चौका मस्जिद क्या भला है। फिर सारी बात सुनने के बाद वह समझ गया कि वह कोई पुरानी इमारत होगी। लगभग अंधेरा हो गया था और उस इमारत में घुसते ही चमगादड़ों का एक झुंड झर्र से उड़ गया। रानी के घर के पश्चिम में जो तहखाना है उसी की तरह होगा। किसी देश में सान्याल महाशय ने एक फकीर को देखा था जो पीपल के नीचे रहता था। एक चिलम गांजा पीने पर वह खुश होकर कहता था, अच्छा, कौन सा मेवा खाएगा? इस पर जिस भी फल का नाम लिया जाता वह फकीर फौरन सामने से किसी पेड़ की ओर उंगली उठाकर कह देता, जा तोड़ ला। उनकी महिमा ऐसी थी कि उस पेड़ में वही फल लगा मिलता। आम के पेड़ में अनार और अमरूद के पेड़ में केले के गुच्छे दिखाई देते थे। राजू राय कह उठते थे, यह मंत्र की शक्ति है, ऐसा होता है। उस बार हमारे मामा जी, दीनू पालित ने बात काटते हुए कहा, जब मंत्र की बात चलाई तो मैं एक किस्सा सुनाता हूं। किस्सा क्या, आंखों देखी बात है। तुम लोगों में से बेलिया डांगा के गाड़ीवान को किसी ने देखा है? राजू, तुमने भले ही न देखा हो, राजकृष्ण भैया ने तो जरूर देखा होगा। रस्सी वाला खड़ाऊं पहनकर बूढ़ा बराबर नेतवा लोहार की दुकान में हल्का फाल बनवाने आता था। उसने 100 साल की उम्र पाई और आज उसको मरे भी 25 साल से ऊपर हो गए। जवानी में भी हम लोग उससे पंजा नहीं लड़ा पाते थे। बहुत दिनों की बात है, उन दिनों मेरी उम्र 19 होगी या 20। हम लोग चकदहा से गंगा स्नान करके बैलगाड़ी पर लौट रहे थे। बुधवा की गाड़ी थी। गाड़ी पर मैं, मेरी चाची, अनंत मुखर्जी का भतीजा राम था जो अब खुलना में जाकर बस गया है। काना सोना मैदान के पास दिन करीब करीब ढल गया। उन दिनों उधर लोग रात बिरात जाते डरते थे। ये तो राजकृष्ण भैया, तुम भी जानते होंगे। एक तो सुनसान मैदान, इस पर साथ में औरतें, कुछ रुपए पैसे भी थे। बड़ी चिंता हुई। आजकल तो वहां एक नया गांव बस गया है। उसी के पास पहुंचे ही थे कि क्या हुआ कि संडे मुसंडे काले कलूटे आदमियों ने आकर बैलगाड़ी के पीछे वाले बांसों को पकड़ लिया। इधर 2 लगे और उधर 2। देखकर जनाब मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। गाड़ी के अंदर बैठे बैठे मेरा बुरा हाल हो रहा था और उधर वे भी गाड़ी के पीछे पीछे चलते आ रहे थे। मैंने देखा कि बुधवा भी पीछे की ओर टुकुर टुकुर देख रहा था। उसने इशारे से हमें बोलने से मना कर दिया। इसी तरह चलता रहा। इतने में गाड़ी नवाबगंज थाने के पास पहुंची। बाजार दिखाई पड़ रहा था। तब उन लोगों ने कहा, उस्ताद गलती माफ हो गई, हम समझ नहीं पाए थे, हमें छोड़ दो। बुधवा गाड़ीवान बोला, नहीं बाबा, ये नहीं होने का, आज थाने में बंधवा कर ही मानूंगा। बहुत आरजू मिन्नत के बाद बुधवा बोला, अच्छा जाओ, अब की बार छोड़ दिया, पर आगे कभी यह हरकत ना करना। वे लोग बुधवा के पैर छूकर चले गए। यह मेरी आंखों देखी बात है। मंत्र के मारे वे बांस पकड़े के पकड़े ही रह गए, छोड़ते नहीं बनता था। गाड़ी के साथ चले आ रहे थे, मानो कील ठोक कर जोड़ दिए गए हों। तो समझे भाई, मंत्र तंत्र इसे कहते हैं। इस प्रकार बतकही करते करते दिन ढल जाता था। पाठशाला के चारों तरफ के जंगल में संध्या समय की लाल धूप तिरछी होकर पड़ती थी। कटहल और गूलर की डाल में लटकती हुई गिलोय पर टुनटुनी चिरैया ऊपर को मुंह करके पैंग मारती थी। पाठशाला के कमरे में जंगल की गंध, लता और पत्तों की बनी हुई चटाइयां, फटी पुरानी किताबें, पाठशाला की मिट्टी का फर्श, दांत से कटी हुई तंबाकू का धुआं, कुल मिलाकर एक जटिल गंध बनती थी। उस गांव की छाया से भरी हुई कच्ची सड़क पर एक भोले भाले ग्रामीण बालक का चित्र सामने आता है। वह किताबें बगल में दबाकर अपनी दीदी के पीछे पीछे सज्जी से धुले तथा हाथ के सिले कपड़े पहनकर पाठशाला से लौट रहा है। उसके नन्हे से सिर के रेशम की तरह नरम, चिकने, सुर्ख स्पर्श बालों को उसकी माँ ने बड़ी सावधानी से कंघी कर दी है। उसकी बड़ी बड़ी सुंदर आंखों में न जाने कैसी अवाक किस्म की चितवन है, जैसे यह कोई अनोखा संसार हो
और उसमें एकाएक आंख खोलकर ताकने के कारण दिशा खो गई हो। पेड़ पालों से घिरा हुआ केवल यही उसका परिचित देश है। यहीं पर नित्य प्रति माँ उसे अपने हाथ से खिलाती है, कंघी कर देती है, बहन कपड़े पहना देती है। इस दायरे के बाहर जाते ही वह अपरिचित अथाह समुद्र में जा पड़ता है। फिर तो उसका शिशु मन था नहीं पाता। उधर बाग के उस तरफ जो बांस की झाड़ी है, उसके बगल में से जो पतली सी पगडंडी न जाने कहाँ को चली गई है। यदि तुम उस पर चलते जाओ तो शंखारी तालाब के किनारे एक अज्ञात गुप्त धन के देश में पहुंच जाओगे। वहां बड़े बड़े पेड़ के नीचे वर्षा के पानी से मिट्टी खिसक गई है। अशर्फी से भरी हुई कितनी ही हंडियों और घड़ों के मोहरे निकले हुए हैं। वे अंधेरी झाड़ियों के नीचे घुइयां, जिमीकंद और जंगली करीमा के उजले हरे पत्तों के नीचे न जाने कहाँ दबे पड़े हैं। एक दिन पाठशाला में एक ऐसी घटना हुई जो उसके जीवन का एक नया तजुर्बा थी। उस दिन पाठशाला में और कोई न रहने के कारण किस्सा कहानी नहीं हो सकी। पढ़ाई लिखाई चल रही थी, वह शिशु पाठ सुन रहा था। इतने में गुरुजी ने कहा, स्लेट ले आओ, इमला लिखो। इमला लिखते समय अपू को यह मालूम हो गया कि गुरुजी जो कुछ लिखा रहे हैं वह मन से नहीं बल्कि याददाश्त से लिखा रहे हैं, जैसे उसे दाशू राय की पांचाली याद है। सुनते सुनते उसे यह भी अनुभव हुआ कि उसने एक के बाद एक इतनी अच्छी बातें कभी नहीं सुनी। वह उन सारी बातों का अर्थ नहीं समझ रहा था, पर अज्ञात शब्द और उनका लालित्य, झंकार भरा यह अपरिचित शब्द संगीत शिशु के अनभ्यस्त कानों को बहुत ही अपूर्व ज्ञात हुआ। और इन सारी बातों का अर्थ अच्छी तरह न समझ पाने के कारण ही कोहरे से घिरी हुई अस्पष्ट शब्द समष्टि के पीछे से एक जादू भरे देश की तस्वीर मन में बार बार दिखाई पड़ने लगी। जब वह बड़ा हुआ और स्कूल में गया तब उसे पता चला कि बचपन का यह बोला हुआ इमला कहाँ से बोला गया था। यही लोलालय के मध्य में वह प्रश्न वर्ण गिरी है। इसका शिखर देश आकाश पथ में सतत समीरण के कारण संचरमान जलधर पटल संयोग से निरंतर निविड़ नीलिमा में अलंकृत रहता है। इसकी उपत्यका घने वन पादपों से समाच्छन्न रहने के कारण स्निग्ध, शीतल और रमणीक बनी रहती है। इसके पाददेश में प्रसन्न सलिला गोदावरी तरंग विस्तार कर अटखेलियां करती हुई प्रवाहित होती हैं। वह अच्छी तरह न कह सकता था और न समझ ही सकता है, पर वह जानता है। उसे ऐसा मालूम होता है, बहुधा ऐसा ज्ञात होता है कि 2 साल पहले जब वह कोठी वाले मैदान में सरस्वती पूजा के दिन नीलकंठ चिरैया देखने के लिए गया था, उस दिन उसने मैदान से सटकर एक सड़क को कहीं दूर की ओर खो जाते देखा था। उस सड़क के दोनों किनारे कितने अज्ञात पंछी, कितने पेड़ पालों, कितनी झाड़ियां और जंगल थे। वह बहुत देर तक सड़क की ओर एक टक देखता रह गया था। मैदान के उस तरफ वह सड़क अनंत में कहाँ खो गई होगी, इसका उसे कुछ पता नहीं था। उसके पिता ने कहा था, यह सोना डांगा मैदान वाली सड़क माधोपुर और 10 घर होते हुए ढलचिते के नदी के खेबा घाट में मिल गई थी। पर वह यही जानता था कि यह सड़क ढलचिते के केवा घाट में समाप्त नहीं हुई है, बल्कि आगे और आगे रामायण महाभारत के देश में चली गई है। पीपल के पेड़ की सबसे ऊंची फुनगी की ओर देखकर जिस देश की बात मन में उठती है, उसी देश में। इमला लिखते लिखते 2 साल पहले देखी हुई उस सड़क की बात ही उसके मन में आ लगी। उस सड़क के उस पार बहुत दूर न जाने कहाँ लोकालय के मध्य में प्रसवणगिरी है। झाड़ झंकाड़ों की स्निग्ध गंध में न जानने की छाया उतरी हुई टिमटिमाती संध्या में उस स्वप्न लोक की मानसिक छवि ने उसे अचंभे में डाल दिया। उस प्रसवणगिरी का उन्नत शिखर कितनी दूर है, जिसका प्रशांत नील सौंदर्य आकाश पथ पर सतत संचरण करने वाली मेघमाला के कारण ढका हुआ रहता है। वह बड़ा होकर उसे जरूर देखेगा, पर वह बेतों की लताओं से कंटकिट तट, विचित्र पुलिना गोदावरी, श्यामल जनस्थान, नील मेघमालाओं से घिरा वह अपूर्व पर्वत रामायण में वर्णित किसी देश में नहीं था। वाल्मीकि या भवभूति उनके रचयिता नहीं हैं। बीते हुए जमाने में
चिड़ियों के चहचहाने से मुखरित एक गांव की संध्या में एक काल्पनिक ग्रामीण बालक की अपरिपक्व शिशु कल्पना के देश में ही वे वास्तविक, विशुद्ध तथा सुपरिचित थे, जिनका इस धरती पर भौगोलिक अस्तित्व किसी प्रकार संभव नहीं था। वे एक ना तजुर्बेकार शिशु मन के कल्पना जगत का प्रसवण पर्वत, निरंतर उठने वाले बादलों के झुंडों की नीली शिखर माला के स्वप्न लेकर अक्षय बने रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको अभी तक ये कहानी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियाँ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। जल्दी ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ।